बैक टू महकती मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया यहाँ पे अहमद फुआद ने, महरीन नरगिस ने और डॉक्टर शुमाइला ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपकी जो है उस दिन 1 year एनिवर्सरी थी. थैंक यू. सो इट्स नॉट 1 year, it was 8th year anniversary. आपकी सिस्टर ने मुझे कॉल करके जो है it was the anniversary but the 8th year anniversary. 8th year anniversary. माशाल्लाह भाई, कंग्रेचुलेशंस. Thank you so much. और सॉरी मैं आ नहीं सकी. ठीक है, हम लोग आपको पता है क्या वजूहात थी. We missed you. कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम. अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं टीनेज के मसाइल के बारे में. और तीनों जो है हमारे पास एक्सपर्ट है. आई विश कि जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे साथ भी जो है इस तरह 3 एक्सपर्ट्स होते जो मुझे हर स्टेप पे गाइड करते. लेकिन आप लोगों के पास है तो आपको जो है हम एक एक करके बताते हैं. सबसे पहले आई थिंक सो टीनेज में जो है इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है. और जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि पिंपल्स आ जाते हैं, आवाज मोटी हो रही होती है, हेरी हो जाती है आपकी शक्ल, सब कुछ, तो सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है. सेल्फ एस्टीम से स्टार्ट करें जी. इसमें एक दो चीजें हैं सुंदर जो इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे घर वालों का रोल बहुत अहम है. अगर कुछ ऐसी चेंजेस हो रही हैं तो बाकी लोग जो उनसे बड़े हैं वो उस एज से गुजर चुके हैं, तो उनको इस चीज को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए और बताना भी चाहिए. हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड है वो यूजुअली ये होता है कि मजाक उड़ाते हैं. हाँ. तो फाइन, मजाक उड़ाएं, घर में बहनों भाइयों का चलता रहता है, लेकिन उसको फिर साथ ही बताते जरूर रहे कि हम फॉर द सेक ऑफ फन ये कर रहे हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये होगा, ऐसा होगा, ये चेंजेस तमाम आएंगी. फिर जो सोशल सर्कल है हमारा, उसमें भी वो भी मैटर बहुत ज्यादा करता है. तो एज एन इंडिविजुअल अगर टीनेजर की मैं बात करूं तो मुझे सिर्फ ये सोचना है कि लाइफ, देयर इज अ लॉन्ग लाइफ अहेड. बहुत लंबी जिंदगी पड़ी हुई है. तो उदास होने के लिए अगर आपको वक्त मिलता है, उदास होकर देख लें, वक्त नहीं गुजरता. आप लड़ झगड़ के देख लें, वक्त नहीं गुजरता. आप जिस तरह से, जिस फेज से गुजरते हैं करके देख लें, वक्त नहीं गुजरता. तो बेटर इज कि जितनी जल्दी उस प्रोसेस को आप गुजार दें वही बेहतर है. अच्छा, लेकिन टीनेज के अंदर ना आपको लगता है जैसे जरा सा भी कोई मसला आए ना, देखिए सब इस वक्त समझ रहे हैं इस बात को, जरा सा भी कोई मसला आता है तो आपको लगता है बस जिंदगी खत्म हो गई है. हाँ. लाइफ इज एंडेड, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है और ये खत्म नहीं होगा. उस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि उस वक्त ना पेरेंट्स की बात सुनाई देती है. मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी आती है, अभी मेरे बहन भाई से कोई बात करो ना, मैं जाके बात करूँ, चलो अम्मी में तो फिर भी जनरेशन गैप हो गया, मैं भी जाके बात करूँ ना तो मुझे आगे से कहते थे चाची आपको नहीं पता, आजकल ऐसे नहीं होता, आपके जमाने में कुछ और होता होगा. मैं कहती हूँ बहन इतना पुराना जमाना हम 26,000 कबल मसीह के लोग नहीं, लेकिन वो कहते हैं आप नहीं समझ सकती, मतलब आजकल आपको नहीं पता, मेरी फ्रेंड्स ऐसी. और बाकी मैं आपको बताऊं, मैं आजकल हाई स्कूल की बच्चियों को देखती हूँ तो वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ किधर की तुम लोगों की वो मूंछों वाली स्टेज, वो आईब्रोज वाली स्टेज, वो अगली होने वाली स्टेज. मैं फेसबुक पे देख रहा था, किसी ने ना अपलोड किया हुआ था कि जब हम लोग टीनेजर थे तो हमें लगता था कि जैसे वो सिट्टा बेचने वाला जो पठान खड़ा होता है ना, हमारी शक्लें वैसी होती थी. अब जो बच्चे हैं वो इतने स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे होते हैं. मैं अपनी टीनेज की पिक्चर्स ना छुपा के रख रही होती हूँ ना कहीं पे कि नहीं ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद देख के मुझे कहते कितनी आपने इसके बाद सर्जरियां कराई हैं. और मैं कहती हूँ वाकई मेरी एज के सारे लोग जो थे वो ऐसे ही दिखते थे. लेकिन आजकल और ये भी बड़ा मसला है, आई थिंक उसके ऊपर खवातीन ज्यादा इंसाइट दे सकेंगे मुझे, कि जिनके मेरे जैसे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्लैड फॉर देम, वो हमें एक डेकेड पीछे रेज करते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको वो वाले मसले होते हैं, नहीं आपने आईब्रोज नहीं बनवानी, बचपना चला जाता है चेहरे से, मेकअप नहीं करना अभी, ठीक है, लिपस्टिक लेट जाके लगाना. फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत जल्दी अपने बच्चों को पार्लर्स लेके जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग है, ये सेल्फ ग्रूमिंग है, आप हो जाओ. फिर वो सारे बच्चे जब एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वो बेचारे जिनके मेरे जैसे पेरेंट्स होते हैं, उन बच्चों में कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. एक चीज है जो बड़ी, जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. गालिबन ये हदीस मुबारक में भी है कि बच्चे के पहले 7 साल में बच्चा बादशाह होता है. तो उसको वो करने दे, जो वो करता है, आप सिर्फ उसको एंकरिंग करें, सिर्फ इतना सा देख लें कि कोई वो ऐसी चीज को हाथ ना लगाए जैसे हाथ कट जाए या आग जल जाए वगैरह वगैरह, वरना उसको फ्री छोड़ दें, वो आपकी बात मानेगा भी नहीं अदरवाइज. तो उसमें आप उसको लेट हिम गो एज ही वांट्स टू. अगले जो 7 साल का फेज है उसमें उसको हुक्म मानना सिखाएं, उसको बताएं कि कैसे करना है, उसको अपना गुलाम बन जाए और खुद बादशाह बन जाए. आप उसको बताएंगे, गाइड करेंगे जगह जगह पे, ये करना ये नहीं करना. थर्ड फेज है जो टीनेज वाला है, जहाँ पे टीनेज 13-14 से स्टार्ट हो जाती है. वो है, उसमें हुक्म है बाकायदा, ये सजेशन के तौर पे कि आप उसके दोस्त बन जाएं, उसको अपना मुशीर बना लें. तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं, पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस टीनेजर को बच्चा कहना छोड़ दें कि तुम अभी बहुत छोटे हो, उससे मशवरा लें. वो जो सजेशंस देगा, क्योंकि उसने आंख जो खोली है वो इस दुनिया को अपनी नई नजर से देख रहा है. उसने बहुत सारी चीजें वो देखी हैं जो आपने इग्नोर कर दी क्योंकि आपको लगता था जरूरत नहीं है.
تو وہ بہت ساری چیزوں پہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. صحیح، تو آپ اس کو جب مشیر بنائیں گے, اپنا ساتھی بنائیں گے, تو پھر اس میں کانفیڈنس بھی آئے گا, آپ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور آپ کی بات بھی مانے گا. So that is how he'll be a grown up person. Yes, but it's very difficult for some parents to let go of لیکن that. سندس اس میں یہ میں سیکنڈ کروں گی احمد کی بات کو, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دفعہ سب کچھ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے ود دا ٹین ایجرز, بیکاز وہ ایک نئی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے نا. آپ اس وقت یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایک ہماری اولاد ہے جی, ہم نے اس کو رول کرنا ہے, یا یہ جو ہم کہیں گے بس somebody supposed to do this نا, ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ پوری ایک پوری انٹائٹی میں ایک پورا پرسن ہے, وہ ایک پورا انسان بن رہا ہے, ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے ہم سے. ہم اس کو سکھا سکتے ہیں اور ہر چیز ہم بیلنس میں رکھتے ہوئے کرا سکتے ہیں. وٹ آئی ڈو ود مائی ٹین ایج ڈاٹر, آئی کیپ آن ٹیلنگ ہر دا تھنگس. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ڈانٹ کے بتا دیں. صبح شام جب ہماری ملاقات ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کی سٹوری بھی سننی پڑتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ جتنا امپریس ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, یو نو بہت سارے بچے ہوتے ہیں, دے گیٹ دا امپریشنز. وہ بہت شی از ایموشنل, اور اس میں یہ کہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے پیپل جو اراؤنڈ یو دے آر ڈوئنگ دس, اس میں کچھ چیزیں ہم یہ کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے, اور کچھ چیزوں کو ہم یہاں تک کر سکتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو یو نو ڈرا اے لائن بٹوین گڈ اینڈ بیڈ, نو اینڈ یس, رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے, اور اس کو چونکہ بچہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے, ہمارے ہی گھر میں بڑا ہو رہا ہے, تو ایٹ دی بیک آف مائنڈ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر کی جو ہے لاسٹ لمٹ کون سے والی ہے. دس از وٹ یو ڈڈ دا پاسٹ ایئرس. آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے یہی کیا نا, اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنایا ہے کہ اس بچے کو پتا ہے وٹ آئی ویئر, شی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ یہاں تک ہم اس طرح کی چیز پہن سکتے ہیں, اس کے آگے ہم اس ایج تک نہیں پہن سکتے. دوستی والا فیز آپ کے ساتھ بالکل بالکل بالکل. اگر اس کو پارلر جانا ہے کچھ کرانے کے لیے, تو ناؤ شی از ماشاء اللہ ان O2, تو O1 تک اس کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی اپنی کسی بھی چیز کو کچھ اس طرح کرنے کی. اینڈ دا پرابلم وچ شی واز فیسنگ واز ایکنی, اینڈ شی واز ویری ڈسٹریسڈ کہ شاید دنیا میں میرے منہ پہ کچھ ایسا نکل آیا ہے. بالکل, ہر بچے کو یہ لگتا ہے صرف میں ہی ہوں, ہاں میرے ساتھ ہی. بالکل. اور پھر وہ آپ کو پتا ہے, وہ چونکہ میں اسکن کے حوالے سے بات کروں گی تھوڑی سی, تو وہ اس میں سارا کچھ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں بندے نے یہ کریم لگائی, میری فلاں دوست نے یہ بتایا, اور اس میں بھی مجھے پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں باہر کویکری میں چل رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جھٹ پٹ علاج ہوتے ہیں جن کے لانگ ٹرم جو ہے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں. تو وہ سب اس کو سمجھانا, نہیں ماما آپ تو کچھ بتاتی ہی نہیں ہے, آپ تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے. تو دین آئی ہیو ٹو ٹیل ہر کہ دس از ود ایوری ون بیٹا. آج اگر آپ کو آئی ہے, ارلی آئی ہے, تو کسی کو 1-2 مہینے, اینڈ سیم ہیپن سب بچیاں, اور سب الٹیمیٹلی دے مدر کالڈ می کہ جی اب یہ ہو گیا. آپ نے سارا کو کس طرح سمجھاتے ہیں, مطلب وہ سمجھتے ہیں. اور ایک ڈپریشن جو کریٹ ہوتا ہے کہ وی آر اگلی, یہ میں کہہ رہی ہوں سیلف اسٹیم تو بالکل نیچے ہر چیز میں. مطلب اگر کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وی آر ویری ڈفرز. اگر ہم اچھے نہیں لگ پا رہے, یا جو انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے اس حساب سے, یا اپنی کسی فرینڈ سے اگر اس کے کمپیریزن میں ہے, یا پیئر پریشر آپ کو پتا ہے اس ایج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دے ہیو لاٹ آف پریشرز, اسکول پریشر, اسٹڈی پریشر, پیرنٹس پریشر, ٹیچر پریشر, پیئر پریشر. تو واقعی وہ بےچارے بڑے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے وہ جو ہمارا ایک جنریشن گیپ کہہ لیں, یا جو ابھی میڈیا کی وجہ سے بہت سارا کچھ آ گیا, اور بہت زیادہ گیپ آ گیا میڈیا کی وجہ سے. اتنی زیادہ انفارمیشن پہلے بچوں کے پاس ہوتی ہے, بعد میں پیرنٹس, اور وہ جو ہم ان کو الاؤ نہیں کر رہے ہوتے بہت ساری چیزیں, اور ان کا کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے, تو وہ سارے پریشرز دے آر فیسنگ. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ابھی بات کرنے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے سارے کمپلیکس اسٹارٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بالکل ہر چیز جو ہے نا, آپ کے رشتے اسی وجہ سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, رشتے ریجیکٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, انفارچونیٹلی کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ, بٹ اٹ ہیپنس. اور اسکن کا خیال ویسے بھی رکھنا چاہیے. یہاں پہ بہت زیادہ گورا نہ ہو, یا اپنی اسکن کو ہاتھ نہ لگائے. ابھی بھی چھوٹے ہیں والی میں بات کر رہی ہوں, تو لیکن ایز اے ڈاکٹر شی سیڈ کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, سو یو ہیو ٹو سالو اٹ. شور, وائی ناٹ. اس لیے کہ اگر آپ پرابلم سالو نہیں کرتے ہیں تو اٹ ول ایگریویٹ. خود بخود کوئی بھی چیز نہیں صحیح ہوتی. ابھی جیسے ہماری کالر نے کہا کہ اپنی بچی کو انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نو, اٹ کین ایگریویٹ. اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑی اچھا, ان کے ساتھ گڈ لک ہوگی نا, بٹ اٹ نیور ہیپنس ود ایوری ون. تو اس میں یہ ہے کہ ٹین ایجر کے ایشوز میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہوتا ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے, جیسے ایڈولسنس ہے, ہمارے ہارمونز کچھ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ آ رہے ہوتے ہیں.
تو اس میں سب سے پہلے جو پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے دیٹ از irregular sebum پروڈکشن, یعنی کہ بہت زیادہ آئل آنا, آئل گلینڈز کا ایکٹیو ہونا, اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس کو نہیں ٹیکل کر پائے یا اس کی ہائیجین کو اپنے فیس کی, جو کہ موسٹلی ٹین ایجر نہیں کر پاتے, اس لیے کہ جب ٹین ایج آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے بہت سست ہو جاتے ہیں, نہانے دھونے کے معاملے میں سست ہو جاتے ہیں, اور کلینزنگ اور فیس کا خیال رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے, بٹ ان کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ لگے بہت اچھے بغیر صفائی کیے اور بغیر سارا کچھ کیے نا, کہ اوپر سے سارا کچھ ہو جائے اور کنسیلرز مل جائیں, میک اپ مل جائے اور سارا کچھ دب جائے, بالکل, لیکن کریں کچھ نہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے سیبم کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں, جو irregular سیبم پروڈکشن ہے اس کو کیسے نارملائز کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو اس میں جو آگے جو سٹیپ آئے گا وہ آئے گا ایکنی کا. تو اب ایکنی کا بھی ضرور پلیز میری ریکویسٹ ہے سارے لوگوں سے جس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر بچوں کو ایکنی نکلنا شروع ہو گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ 1-2 مہینے میں وہ سیٹل نہیں ہو رہی خود بخود, یا اس کے ہارمونز ڈیفینیٹلی نہیں سیٹ ہو پا رہے, تو آپ ضرور کسی ڈرمٹولوجسٹ کو اسکن کے لیے ضرور ایک دفعہ اسیس کروا لیں کہ یہ کس ٹائپ کی ایکنی ہے. اور اگر وہ گریڈ 1 ہے, گریڈ 2 ہے, گریڈ 3 ہے, تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ابھی اس کے لیے کیا کرنا ہے. اگر گریڈ 1 ہے تو اٹس ویری ایزی, کلینزنگ پروڈکٹ اور فیس واشز اور جس ٹاپیکل جو ہے اپلیکیشن سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بچے میں بھی کانفیڈنس بلڈ ہوگا کہ مطلب ایٹ لیسٹ ہی اور شی از ڈوئنگ سم تھنگ ود دا پرابلم. اگر اس کو ہم ان چیک چھوڑ دیں گے, تو پیرنٹس کہتے ہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں, نہیں ٹین ایج کی ایکنی ہے, یہ زیادہ خراب ہو جائے گی, ہاتھ مت لگاؤ اور زیادہ ہو جائے گی. تو ٹین ایج مطلب یہ دس از ویری مطلب ایک فنی سی بات ہے, ایکنی تو سٹارٹ ہی ٹین ایج میں ہوتی ہے نا, کبھی کسی بچے کو تو نہیں آپ نے نکلی ہوئی دیکھی, مطلب اٹس اے پرابلم آف ٹین ایج, اور یہی آگے کرتا ہے. اب تو خیر ایڈلٹ ایکنی بھی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ نے ٹین ایج میں اس کو کاؤنٹر نہیں کیا تو الٹیمیٹلی وٹ یو آر گوئنگ ٹو اینڈ ود اٹس دا اسکارس. میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ ایکنی کے سارے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں, کسی بھی فارم کی ایکنی ہے, کسی بھی وجہ سے اس کے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں ڈاکٹرز کے پاس, لیکن ایک دفعہ جب سکارنگ ہو جاتی ہے, وہ کس طرح کی سکارنگ ہوتی ہے, یعنی کہ جو کھڈے پڑتے ہیں نا, اور ڈیفینیٹلی وہ پڑتے ہیں, بچے ہاتھ لگاتے ہیں, ان کو صبح اسکول جانے میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو پاپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, یا وہ چھل جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے, یا ویسے بھی موٹے والے جیسے اس ہمارے اس میں بالکل ڈر ہی گئی ان کے دیکھ کے, اس بچے کو جو ہے بہت موٹے والی ایکنی نکلی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو لیو ا ڈیپ اسکار. تو اس میں یہ کہ سکارنگ کا پھر علاج بہت سارا آپ کا منی انوالو ہوتا ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 100% ریزلٹس نہیں ہوتے اس کے, دے آلویز لائی بٹوین 40 to 60%, اس سے زیادہ ریزلٹس نہیں آتے اچھے. تو بیٹر کہ ہم اس کو پہلے ہی فیز میں ہمارے پاس ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہے جو بہت سیویئر ایکنی تک ہے, کہ اگر نہیں کنٹرول ہو رہی تو الٹیمیٹلی ڈاکٹر وڈ اسیس دا ایج اینڈ کاز اینڈ گریڈ آف ایکنی, اور اس کے حساب سے آپ کے اورل ٹریٹمنٹس پھر ہوتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے آپ نے لیکن کہا کہ یہ جو جتنی بھی ایکنی ہوتی ہے ٹین ایج میں, اٹس بیکاز آف ڈرٹی اسکن, کیونکہ آئل پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اٹس ڈیو ٹو ہارمونز بھی ہو سکتی ہے. اس کو کیسے بیلنس آؤٹ کرنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے, کہ ہم صرف فیس واش بچے کا چینج کر کے اس کو اس کی ہائیجین روٹین مینٹین کر کے, اس کو ٹونر کلینزر دے کے, اس کو ایک اچھا سا نان پور بلاکنگ موئسچرائزر دے کے, یہ ساری رجیم اس کو سمجھا کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر ڈاکٹر وڈ کال یو آفٹر اے منتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں, نہیں جی ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی, پھر ہم کچھ لگانے کے لیے ٹاپیکل کریمز دیتے ہیں. پھر ٹین ایجرز کو میں سجیسٹ کرتی ہوں ہائیڈروفیشیل از ویری گڈ, اٹس اے ویری بینائن پروسیجر. اس میں یہ کہ آپ کی ڈیڈ اسکن جو آپ نہیں خود سے مینیج کر پا رہے ہوتے, یا آپ کا جو آئل بیلنس نہیں ہو پا رہا ہوتا, وہ کرتا ہے. اس پہ ہم ڈالتے ہیں. اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا دین وی اسٹارٹ دا اورل اینٹی بایوٹکس, ٹھیک ہے. اس میں بھی اسٹیپس ہوتے ہیں. اگر اینٹی بایوٹک 1 سے 2 مہینے میں ہم دیکھ لیتے ہیں رسپونڈ کر گیا ہے تو اٹس ویری گڈ. اس کا ایک کورس ہوتا ہے, اٹس ناٹ فار 1 week اور 2 weeks آپ نے نہیں کرنا. آپ اس کا ایک ڈیوریشن ڈاکٹر سیٹ کرتا ہے 1 to 2 months یا 3 months کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریکرنٹ تو نہیں آ رہی, اب کہیں دوبارہ تو نہیں آ رہی 2-3 مہینے کے بعد. اگر تو دوبارہ آتی ہے تو پھر ہم اس پہ ہوتے ہیں کہ اتنا اٹس اے ریزسٹنٹ ون, ٹھیک ہے, اور یہ اب موٹے ہو کے آئے گی واپس. جو بار بار آ رہی ہے تو ناؤ اٹس گوئنگ ٹو لیو اسکارس. اس کے بعد دین وی ہیو ٹو اسٹارٹ دا آئسوٹریٹینوئن اورل. الٹیمیٹلی ہمیں وہ اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, دیٹ از وائٹامن اے ڈیریویٹو. ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو پلیز جب ڈاکٹر سجیسٹ کرے تو ضرور لے لیا کریں, اس کی سپرویژن میں کھلایا کریں. کوئی زہر نہیں ہے, اگر آپ ڈاکٹر کی سپرویژن میں کھا رہے ہیں تو بہتر جانتا ہے کہ کس وقت اس کی ضرورت ہے. اس میں یہ کہ آپ لاٹ آف اسکارنگ سے آپ جو ہے پیشنٹ کو بچا لیتے ہیں. اچھا, مجھے ویسے جسٹ فار مائی انفارمیشن ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ کون سی ایسی ایج ہے جس کے بعد خطرہ جو ہے نا پمپلس کا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, فیمیلز کے لیے میں آپ کو بتاؤں, فیمیلز are prone to acne after every 10 years.
दे आर इन 20s 30s 40s, और अब तो मैंने मेनोपॉज के करीब भी एक हार्मोनल मतलब ये इससे जान नहीं छूटने एक्नी वाली। निकलती देखी है। अच्छा। हाँ, उसमें फिर बहुत सारे वही मैं आपको बता रही हूँ ना, चूंकि आप अपना रूटीन पिक नहीं कर रहे होते, बहुत सी एक्नी, अगेन ये बहुत जरूरी है बात करना, टीनेजर्स को निकलती है जब वो गंदी, या गंदी मैं कहती हूँ इसलिए कि बहुत गंद करती हैं स्किन के साथ, रॉन्ग क्रीम्स जब आप अप्लाई करते हैं, ओवर द काउंटर चीजें, किसी अड़ोसन पड़ोसन के कहने पे या किसी अपनी दोस्त के कहने पे, रंग गोरा करने गोरा वाली करने जो के लिए, ओवर हर द चीज़ रंग काउंटर गोरा क्रीम्स करने हैं, के लिए प्लीज होती है। अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपके डॉक्टर की बताई हुई कोई भी क्रीम आपको उस तरह डैमेज नहीं करेगी जो आप अपनी मर्जी से बहुत सस्ती वाली क्रीम्स उठा के जो आपको वादा करती हैं कि हम 10 दिन में गोरा कर देते हैं, वो करते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है आपकी skin उसके के बाद साथ। हमारे पास भी उसका आपको समझाना और उसका हल निकालना बहुत अच्छा, एक मुश्किल हो छोटी जाता सी चीज है जो मैं चाहूंगी कि आप क्लैरिफाई करें। पहले बहरीन जो है बहुत खामोश बैठी है, आप बहरीन एवरीथिंग ओके है? बस बिल्कुल मैं खामोशी से सुन रही हूँ और इसलिए कि हम ऑब्जर्व कर रही बहुत हूँ। ज्यादा अब्सॉर्ब कर रही हूँ, उस वक्त से सुन रही हूँ। मुझे पता है मेरी मैं खाने ये पीने चीज में सोच रही थी कि बाकी ये जो एक एक्ने का जो क्वेश्चन है, ये हमने भी अपने टाइम पे गुजारा है, और इवन अब जो मतलब जिस एज में, मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी, लेकिन इवन अभी बिल्कुल भी ये नहीं, गलती प्रॉब्लम नहीं हम करते। फेस कर रहे हैं। मतलब वो जैसे वो 10 इयर्स बाद की मुझे तो कभी खत्म ही नहीं हुई, अच्छा। तो वो हमेशा से उसको कोप अप करना, और आई थिंक प्रॉपर क्लींजिंग और प्रॉपर जो एक आपका एक लाइफ स्टाइल वो हर आपकी स्किन एज से में बिल्कुल भी नहीं लगता यू एवर हैड एक्ने, है ना? केयर बहुत ज्यादा जो है इसमें वही अच्छा। चीज है कि प्रॉपर केयर, मेडिकेशंस, क्योंकि हर चीज का देखिए ट्रीटमेंट तो मौजूद है। अगर हम एक प्रोफेशन में होते हुए अगर एक चीज को हम नहीं कर रहे तो फिर उसमें क्या जो है तो फायदा हुआ। तो मैं तो हमेशा से इसका ट्रीटमेंट कराती रही हूँ, टीन एज में भी थे तब से करवा रही हूँ, 7th 8th क्लास में थी तब से करवा रहे हैं, अच्छा। और इवन के अभी तक जो है वो प्रॉपर लाइक एक केयर करनी होती है, क्योंकि अगर पता है कि मेरी स्किन टाइप इस किस्म की है तो जब कभी मैंने केयर करनी छोड़ी वो एक्ने वापस आएगी। अच्छा। जब मुझे वो चीज पता है तो मैं केयर करना क्यों छोड़ू। तो मैं सबको ये चीज कहूंगी कि एक दफा अगर आपका ट्रीटमेंट हो भी जाता है, आप ठीक भी हो जाते हैं, तो केयर को मत छोड़ें। हाँ बिल्कुल। जब आपने केयर छोड़ी, आपको ये चीज पता है कि ये मेरी इस तरह की स्किन है, वो प्रॉब्लम आपको फिर से वापस जो है तो आएगी। तो मैं बहुत खामोशी से जो है वो मैं खाने पीने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर आप यूज करें तो ये ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगी आपकी स्किन पे? क्या चीज अवॉइड? जंक फूड तो आपने डेफिनेटली अवॉइड करना है। उसमें ये है कि जैसे हमारा आज का टॉपिक हम कर रहे थे टीन एज पे, अब टीन एज में बच्चों को मल्टीपल किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक स्किन से हट के, जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखें टीन एज जो बच्चे हमारे पास आते हैं उसमें ज्यादातर स्कूल के या कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, और उनको या तो मैल न्यूट्रिशन, ओवरवेट के साथ वो ज्यादा आते हैं, या वो अंडरवेट के साथ ज्यादा आते हैं। अच्छा। और फिर जो उनके यही जो हार्मोनल उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्नी भी ला रहे हैं, जो उनके वेट को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उनकी एक ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को फिर हम देखना शुरू कर देते हैं। सही। तो डाइट का वहां पर बहुत ज्यादा, अगर सिर्फ एज फार एज सिर्फ एक्नी की मैं बात करूं, अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि डाइट का डायरेक्ट एक्नी से कोई ताल्लुक है या नहीं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक्नी टाइप्स होती हैं, कुछ एक्नी टाइप्स ऐसी हैं, सीबम प्रोडक्शन ऐसी है कि वहां पर आप विद डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस में मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ डाइट से एक्नी ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर आपकी डीप स्कारिंग है या आपकी बिल्कुल हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो वहां पर आपको हार्मोन्स को बैलेंस करने की प्रॉपर क्लींजिंग की जरूरत है। एज फार एज किसी हद तक हम डाइट को भी ऐड कर देते हैं, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कह देते हैं कि आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा ऑयली फूड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे भी बहुत बच्चे ये बात में कहते हैं कि जैसे हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा यूज करते हैं ये चीजें होती हैं। कुछ बच्चों को बनाना से प्रॉब्लम होती है, आप बनाना को आप यूज करना छोड़ दें, आपकी एक्ने काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये भी कुछ लोगों के साथ ये चीज होती है। उसकी वजह ये है थोड़ा सा सुंदस के, एक तो ओबेसिटी से डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये टीनेज का एक मसला है, ओबेसिटी भी है, उससे भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और अल्टीमेटली आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी जो ये बात कही है, एक हाइपोथेसिस है इसके ऊपर के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, डॉक्टर्स का एक समझें आप एक वो है कि राय है उनकी कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और एक हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो प्रोडक्ट्स, यानी कि उससे मुराद ये कि जो बहुत शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको कंज्यूम करने से एक्नी बढ़ती है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, एंड आई टेल चिल्ड्रन एंड द टीनेजर्स कि आप ये जब एक्नी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो इनको अवॉइड करें, और वाकई फर्क पड़ता है। इवन विद माई ओन डॉटर, जब वो इस तरह की कोई चीज खाती है जिसमें चॉकलेट्स हो सकते हैं
मैंने तो सुना था chocolates are good. There's the so dark many myths chocolates, as well. the ना? dark chocolates are हाँ, good. dark. But जो not मजे की the नहीं होती, जो chocolates, चीज जायकेदार नहीं होती, that's कैफीन good से for you. बहुत ज्यादा जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी यूज करते हैं, मेरे अपने फेलोज अक्सर बताते हैं कि बहुत ज्यादा कॉफी यूज करना या जो गर्म आइटम्स होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, वो वाकई ये चीजें आप पर मतलब ला रही होती हैं, स्पेशली फीमेल्स पे। आपने लड़कों में इतनी ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम्स नहीं देखे होंगे अरे मैंने जिनके देखे लेकिन उन ज्यादा बेचारों की होती बहुत हैं। बुरी हाँ, नहीं, हालत होती लड़कों है। में तो कॉफी के साथ जो भी यही लड़के होते हैं। 18-19 इयर्स पे आ रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा, बल्कि उनकी एक्नी जो है ज्यादा सिस्टिक और मोटी होती है। बहुत एग्जैक्टली, females और ऊपर से उन conscious बेचारों की होती फिर हैं अगर ज्यादा। दाढ़ी के अंदर हाँ। एक्ने भी आ और जाए ना, दूसरी तो बात है so bad for them. ब्लैक वाले ड्रिंक्स, और उसकी भी मैं यही वजह समझती हूँ कि वो एक तो कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा है उसमें, और दूसरी बात है दे आर पैकेट्स ऑफ शुगर। वो सिर्फ एक शुगर पैक्ड प्रोडक्ट है जिसको आपने ले लिया तो अगले दिन वाकई एक्नी निकलती है। तो बनाना में भी शायद यही चीज जैसे डॉक्टर साहब ने बताई कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो शायद उसकी वजह से उसका कोई ताल्लुक। बिल्कुल। अच्छा, करीब आप रहें। जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा आप केमिकल्स भी यूज ना करें, नेचुरल पानी को भी ज्यादा यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप केमिकल्स यूज करते हैं वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नेचर के करीब रखें, नेचुरल फ्रूट्स लें, आप फ्रेश फ्रूट्स लें, आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें। करेलों के बारे में क्या राय है? बिकॉज आई हर्ड जिनकी स्किन खराब होती है उनको कहा जाता है कि आप करेले का जूस पिए, और करेले का मैंने जूस बड़ी बहुत effective है। स्ट्रॉन्ग जो है ना रिजीम देखा है लड़कियों को फॉलो करते हुए कि वो बिल्कुल नाक बंद करके ना पूरा पूरा ग्लास जो है वो पी रही होती है, और उससे स्किन वाकई होती है साफ। उसमें यह है कि एक बहुत ज्यादा बेहतरीन जो है एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस ये कि टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और हमारी जो ब्लड प्यूरिफिकेशन, हम कहते हैं कि आपका ब्लड जी आपका खून गंदा हो गया तो आपने अपने खून को तो साफ करना है ना, फिर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स करते हैं कि जी स्किन हमारी साफ हो जाए, ब्लड हमारा साफ हो जाए। तो जो करेला है वो भी बेसिकली हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। स्किन आपकी साफ हो जाती है, ब्लड आपका साफ हो जाता है, बॉडी ऑर्गन्स जो आपकी किडनीज हैं, आपके लंग्स हैं, कंप्लीट आपका सिस्टम, ब्लड तो हर जगह जा रहा है ना। हमारे जिस्म के इतने इतने हिस्से में ब्लड मौजूद है, तो आपका जब ब्लड साफ हो गया तो आपकी वो तमाम चीजें जो ऊपर आ रही होती हैं वो सब चीजें आपकी प्रॉपर क्लींजिंग हो जाती है, इंटरनल क्लींजिंग हो जाती है आपकी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं। थैंक यू जी। और मुझे अपने ये झाइयों के बारे में पूछना है। तकरीबन मुझे 8-10 साल से झाइयाँ चेहरे पे, मैंने जो मुझे किसी ने क्रीम बताई है मैंने इस्तेमाल किया है, डॉक्टर्स के पास, स्किन वाले के पास, जो किसी ने इसको बताई है सब इस्तेमाल। काफी जो है ना एक्सपेंसिव बताई है क्रीम, वो मैंने यूज की है, लेकिन जैसे वो लगाती हूँ कुछ फर्क पड़ता है, छोड़ती हूँ तो उससे डार्क हो जाती हैं, और जिस जगह पे कहीं लग जाती है और भी वहाँ पर भी छाइयाँ बन जाती हैं। क्रीम जहाँ लग जाती है वहाँ छाइयाँ बन जाती है। जो कस्टमर आते हैं वो मुझसे जो है ना मुतमईन होके नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका अपना तो चेहरा इतना खराब है, प्लीज मुझे इसके बारे में बताइएगा। सैलून रन करते। अच्छा, सैलून रन करती है और उसकी वजह से। अच्छा, मुझे बताया आपकी एज क्या है? एज तकरीबन मेरी 30 है। 30 है? 30। और अभी से छाइयाँ? Married है? मैरिड है आप? जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं और ऑपरेट से हुए हैं, पता नहीं कोई ऐसा, और अल्लाह का शुक्र है मेरे जो मैंने अभी टेस्ट वगैरह करवाए हैं खून वगैरह से वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है। आपका वेट भी बता दे, आखिरी चीज, वेट, अपना वेट भी बता दीजिए प्लीज। वेट तकरीबन 45 तक आई थिंक है, अभी तो काफी देर हो गई है मुझे किए हुए। 45 है? 45 तो अंडर वेट है फिर बहुत ज्यादा। बता दें हम इनको? हाँ हाँ श्योर, ठीक है, हम आपको बताते हैं, आप हमारे साथ रहेगा। 45 इतनी, मैं अपना वजन अभी आपको बताऊं ना। अच्छा, इनकी बात का जो आंसर है वो एक तो यही है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं मेलास्मा के, जिसमें बहुत सारे हार्मोनल प्रोफाइल इनको कराने चाहिए थे। जैसे इन्होंने कहा इनके बच्चे लेट हुए हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई अंडरलाइंग इशू इनका रहा हुआ है हार्मोन से रिलेटेड, जिसमें थायराइड भी हो सकता है, जिसमें इनके फीमेल हार्मोन्स भी हो सकते हैं, जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी वन ऑफ द कॉज ऑफ मेलास्मा, और जो छाइयाँ ये कह रही हैं ये सब कुछ इनको रूल आउट कराना चाहिए। और उसके अलावा जो एक और रीजन है जो मतलब हर डिजीज में होता है, दैट इज फेमिलियल। कुछ फैमिलीज में पैटर्न होते हैं इनकी, अगर मदर को या इनकी बहनों को भी सेम उसी जगह पे पैटर्न है पिगमेंटेशन का,
तो वो आती है। अब उससे बचना है, उसको प्रिवेंट करना है, जिसमें हम प्रिवेंशन के लिए बताते हैं हमेशा कि आप सन ब्लॉक्स यूज करें और सारा कुछ। और दूसरी बात है कि अगर ये किसी डॉक्टर के पास जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक चीज सुनी, उन्होंने कहा कि जब मैं लगाती हूँ तो ठीक हो जाती है, ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाती है। खतरनाक सी चीज बोले कि जहाँ पर मैंने क्रीम वो लगाई है वहां पर भी छाइयां पड़ जाती नहीं, मेरा ख्याल है इनके डॉक्टर ने इनको एक क्रीम ऐसी भी दी होगी जो ये पूरे मुंह पे लगाए, ताकि जो आगे एग्रीवेशन है, इसलिए कि जो आपके मेलानिन सेल्स पड़े हुए हैं, जो कलर देते हैं, जो पिगमेंट देते हैं, वो पूरे मुंह पे पड़े हुए हैं। ठीक है। और कुछ स्किन में, जैसे इनकी स्किन में चूंकि छाइयां बन गई हुई है, तो इसका मतलब है टेंडेंसी है कि जहां भी इसको ट्रिगर मिलेगा वो डार्कर हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें ये है कि अब ये नहीं कर सकती कि ये चूंकि लाइटनिंग एजेंट या इस तरह डॉक्टर साहब ने जो भी इनको क्रीम दी हुई है लगा के सुबह चूल्हे पे ये काम करती हैं या बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं तो बगैर सन ब्लॉक, मतलब ये छोटी छोटी बातें इनको बिल्कुल करनी है। दूसरी बात है, मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि मिलाजमा का इलाज कर सकते हैं, हम करते हैं, हर लगाने की चीजों के साथ भी करते हैं, उनको ओरल भी हम मेडिसिन देते हैं, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, लेजर्स भी उसके लिए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मिलाजमा टिपिकली एक ऐसी चीज है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई और इस तरह की बीमारी है कि जिसका इलाज आपने हमेशा उसको देखते रहना है और करते रहना है। सेम इज विद मिलाजमा कि आपने उसको मेंटेन करना है। अगर वो लाइट हो गया है, शी हैज टू मेंटेन हर रिजीम, अपने डॉक्टर के पास हमेशा नहीं जा सकती तो एवरी 3 मंथ्स जाएंगी। हो सकता है वो कोई प्रोडक्ट चेंज करें, बाज दफा स्किन के साथ कुछ प्रोडक्ट रेजिस्ट करना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कि स्किन जो है लामिया ना बड़ा ही ढीठ सा एक ऑर्गन है, बिकॉज सारे एनवायरमेंटल असॉल्ट को वो बेयर करता है, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ जाती है। तो हमेशा डॉक्टर जब आपको फॉलोअप के लिए बुलाता है तो आप जरूर जाएं, और अगर आपको किसी चीज से फर्क पड़ता है तो बहुत शुक्र अदा करें कि ये चीज आप पे काम कर रही है, और उसको जरूर कंटिन्यू रखें। छोड़ने की तो बात ही नहीं है, जाहिर है छोड़ेंगे, अगर बीपी की दवाई लेना छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो दोबारा वो बढ़ जाएगा। और ये एक ऐसी चीज है जो साथ साथ चलती रहती है, तो इसको आपने बैलेंस भी साथ साथ करना है।